अस्सलाम वालेकुम। तीसरी रात का एहतमाम चौथे दिन की पहली सुबह 5 बजे 10 जनवरी। रोशनदान से आती नगीनों की रोशनी में सुल्तान सिकंदर का चेहरा नजर आता था। उसकी सफ़ेद हाई नेक वाली स्वेटर जगह जगह से मिट्टी और खून की धब्बों से भरा हुआ था। उसका कोट दूर कबाड़ के साथ पड़ा हुआ था। नींद से भरी मंदी मंदी आंखें खोलते हुए उठ कर बैठा। कई लम्हे खामोशी से अपने इतराफ में तकता रहा। सदान जबर हसन आधे आड़े तिरछे फर्श पे सो रहे थे। गद्दे पे सरकिफ थी। वो शायद जाग रही थी, शायद नहीं। सुल्तान अपनी जगह से उठा, कपड़े झाड़ कर सामान के ऊपर पड़ा अपना कोट उठाकर पहन लिया। सर्दी शदीद थी, शायद बर्फबारी दोबारा शुरू हो गई थी। जरकीब के करीब गद्दे पर बैठते हुए उसे देखता रहा। वो बाजू से आंखें ढांपे हुए थी। मुझे पता था तुम जाग रही हो। अपने दोस्तों की नींद का ख्याल रखते हुए हल्की आवाज़ में बोला था, हम यहाँ से निकल जाएंगे, तुम और मुझे नहीं पता कि हम दोबारा कब मिलेंगे। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि मेरे हवाले से बदगुमान ना होना। जरकीब ने लब भींच लिया, कहा कुछ भी नहीं। वो उसके कुछ कहने के मुंतज़िर था भी नहीं। महम अल्फाज में वो अपना पैगाम पहुँचा चुका था। मैं चाहता हूँ तुम जज्बातियात को परे रख कर चीज़ों को परखना सीखो। मैं तुम्हें कम बुरा लगने लगूंगा। अगले ही पल वो उठा और अब वो बाकी तीनों के ऊपर से लिफाफ खींच कर उतार रहा था। साथ उनकी कमर पिला था, शीत कर रहा था। कोई उसे गाली बकते हुए तो कोई उसकी शान में गाली से बड़ी अलकबात कहते हुए उठ बैठा। नींद से भारी होती आंखें की सुल्तान सिद्दर पे जम गई। हमें यहाँ से जाना है, याद है? वो उन तीनों को देखते हुए पूछ रहा था। उनमें से कोई था, कोई रुबाब, कोई कायदाना शलीहत। उससे नफरत गिला होने के बावजूद कोई उसे ना नहीं कह सकता था। वो सब उठ बैठे थे। बिस्तर के एक तरफ रखे, पैरों में जूते डाले वो पांचों एक दायरे में खड़े थे, एक दूसरे पे नज़र जमाए हुए। हर कोई एक दूसरे के खौफ भाप लेना चाहता। तुम सब श्योर हो तुम्हें मेरे साथ नहीं जाना? सुल्तान ने एक नज़र चेहरे पे बारी बारी नज़र डाली। हर एक ने नज़रें मोड़ ली, जवाब नहीं दिया। सुल्तान ने बगैर कुछ कहे हथेली की बंदी मुट्ठी उनकी तरफ बढ़ाई। कई लम्हे मुट्ठी तन्हा हवा में मुतलिक रही और फिर हसन ने उसका हाथ साथ दिया। फिर जबर सादान और जरकीब ने भी मुट्ठियाँ टकराई। फिर एक ने हाथ वापस खींच लिया। कम से कम वो यहाँ से जाने के फैसले में मुत्तफिक थे। अगले कई लम्हात स्लो मोशन में हुए थे। शादान मौजू कर रहा था। हसन चीख चीख कर बाहर से किसी को बुलाने के लिए आवाज़ें लगा रहा था। बहराम उसके साथ ही दरवाजे के अंदर आते नजर आए थे। वो शादान को सहारा देकर बाहर ले गए थे। उसे बाथरूम में छोड़ दो। लोग असला हाथ में लिए बाहर पहरा देने लगे थे। बाथरूम के सिंक के सामने खड़े होकर उसने आईने में अपना चेहरा देखा तो उसकी रंगत सफ़ेद पड़ रही थी। आंखों में खौफ था। झुक कर चंद गहरे सांस लेकर उसने अपने तनफिस बहाल किया और फिर यहाँ वहाँ नज़र दौड़ाई। कोई नुकीली शय, कोई औजार, शायद कुछ नजर आ जाए उसे। कोई काबिल गौर शय नजर ना आई तो उसकी आंखें बेबसी से छलकने लगी थी। उसी पल बिल्कुल ठहर गए थे। गर्दन हल्की सी फेर कर दीवार पे लगे आईने को देखा तो उसकी आंखें चमक उठी थी। अब वो उसी आईने की दीवार से उतार रहा था। आईना उतार कर उसने पूरी कुव्वत से उसे फर्श पे दे मारा था। बाहर खड़े मुसल्लह अफराद फौरन अलर्ट हुए थे और दरवाजे पे बंदूक मारने लगे थे। सादान से दरवाज़ा खोलने को कह रहे थे। सादान ने झुक कर एक छोटा सा कांच का टुकड़ा उठाकर उसे अपनी जेंजर की जेब में डाल लिया, मगर वह दरवाज़ा नहीं खोला। तो वह दरवाजे के करीब बैठा, मैं मर जाना चाहता हूँ, मुझे जीना नहीं है। वो फर्श पे बैठे हुए जोर जोर से चीखने लगा तो उसी पर दरवाज़ा खुला। सादान दूर जा गिरा। दोनों मर्दों ने बंदूकें उसके ऊपर तार ली थी। एक ज़रा सी मजम्मत और खलास। अचानक से उसने कांच का टुकड़ा अपनी कलाई पर रख लिया। मुझे मना है, मैं मरना चाहता हूँ, मुझे मरने दो। वो शीशा कलाई पर फेरता हुआ काबिल आदमी उसने बंदूक का दस्ता उसके सर पे दे मारा था और शीशा उसके हाथ से लेकर दूर फेंक दिया था। वो दोनों उसे तकरीबन घसीटते हुए वहाँ से ले जा रहे थे। सादान की कमर बाजू पे शीशा चुभ गया था, मगर उसे परवाह नहीं थी। उसे सिर्फ एक शय की परवाह थी, जो उसकी जेब में था। थोड़ी देर बाद वो दोबारा तहखाने के बिस्तर पे था, दीवार से टेक लगाए हुए, आंखें अपनी तबीयत पे जमाए हुए। वो उसकी कोहनी में फंसे शीशे निकाल रही थी। चेहरे पे सख्त बेजारी थी। वो कसद सादान को नहीं देख रही थी। जो मैं करने वाला हूँ उसके लिए मैं एक अरसा खुद को मलामत करूँगी, लेकिन तुम याद रखना, एनीथिंग फॉर रजिस्ट्रेशन, उसने कहा और हिंजला की आंखें उठाकर उसे देखा। और अभी और इसका मतलब वो समझती कि सादान बरक रफ्तारी से उठा और उसका हाथ पकड़कर बिजली की सिक्की सी तेज रफ्तारी से खड़ा किया और उसका रुख मोड़े अपनी पीठ की जानिब किए। सैरक पे वही तेज धार वाला शीशा रख चुका था। हिंजला जहाँ थी वहीं थम गई थी। उसकी आंखें हरकत साकिन हो गई थी। पैरों में कश शक्ल गायब हो सी हो गई थी। वो सुन हो गई थी। अगर कोई भी मेरे रास्ते में आए तो मैं इसे मार दूंगा। तीनों बंदूकें उठा मर्द होनू की तरह देखे गए। उन तीनों ने सादान की गर्द दायरा बनाया था। बाकी सब वो गैर ज़रूरी किरदारों जैसे थे। अब वो हिंजला के गले पे शीशा रखे दायरे में घूमता हुआ जीनों की जानिब बढ़ रहा था। तीनों मर्द भी बंदूकें थामे उसका निशाना लिए उसके साथ घूम रहे थे। यहाँ वहाँ एक पल को गिरफ्त ढीली छोड़ता, यहाँ से उसका काम ख़त्म कर सकते हैं।
मगर वह 3 दूर रह गए थे। जब सुल्तान ने पूरी कुव्वत से लात मारकर उनमें से एक को गिराया और उसके गिरते ही उसकी बंदूक जरकीफ ने उठा ली थी और उसका रुख किसी और की तरफ नहीं बल्कि अपनी कनपट्टी की तरफ था। ये उन तीनों मर्दों के लिए दूसरा शौक था। आवाज़ें सुनकर बहराम भागता हुआ उसी की तरफ आया था, मगर वह दरवाजे पर जम गए। जरकीफ के हाथ में बंदूक थी जिसे वह अपनी कनपट्टी पर रखे हुए थे। आंखें किसी अनहोनी का पता देती थी। किसी को मारना उनका प्लान नहीं था, हरगिज नहीं। अगर किसी ने मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं ट्रैगर दबा दूंगी। रोजगार से मिलने वाली मेरी लाश तुम्हें तबाह कर सकती है। बहराम खान वो उसकी आंखों में देखते हुए गुर्रा रही थी। बहराम का चेहरा सफेद पड़ने लगा तो वह नफी में सिर हिलाने लगा। अपनी बंदूक के नीचे फेंका और घुटनों के बल बैठ जाओ। सुल्तान अब के उसके सामने आकर बोला था। बहराम ने उन्हीं बंदूकें फेंकने को कहा था। वहां से खड़े होकर देख सकता था। शीशा किसी तरह उसकी एकलौती बहन की गर्दन में खप रहा था। हथियार उसके हाथ में थे। वो बेबस था। खानदान उसके बेबस कर देता है। वो अपनी बंदूक नीचे फेंक और घुटनों के बल बैठ जाओ उसने दोहराया तो वो दोनों मर्द सुर्ख चेहरे के साथ घुटनों के बल बैठ गए तो बंदूक गिरा दी थी। ये उनकी गैरत पे कारी वार था। सुल्तान ने एक बंदूक अपने हाथ में ली, दूसरी जबर के हाथ में थी। हसन शाकिन शामत था। उसे समझ न आया कि वो क्या करे। एक बार फिर वो गया जरूरी इजाफा था। शायद वो लोगों की शार ही में मिसफिट हुआ था। बहराम खान तुम यहाँ से नीचे उतर आओ। सुल्तान ने उसे हुक्म देते हुए आगे चल रहा था। वो सब हटते गए। बहराम अपनी बंदूक गिरा दी थी। वो दोनों हाथ ऊपर के, मेरी बहन को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। उसकी नजर एक पल के लिए भी खिंजिला के चेहरे से नहीं हटी। वो बंदूकें उसके लोगों पे ताने हुए थे और चंद पल बाद बहराम उनके लिए रास्ता बना रहा था। स्लो मोशन की फिल्म स्पीड में हुई थी। वो उसे भूल भुलैया नुमा घर में बाहर निकलने के मुख्तलिफ रास्ते देख रहे थे। इतने रास्ते, इतनी राहदारियाँ, उन्हें यकीन था कि अगर बहराम उन्हें यहाँ से न निकालता तो ज़रूर इन भूल भुलैयों में भटक कर रह जाते। उन्हें बनाने वाला कौन होगा? आखिर एक राहदारी के पार एक दरवाज़ा खुला था। उस दरवाजे के पार हल्की सी बर्फ़ की तह थी। उनके कदम बर्फ़ पर पड़े थे और उन 5 लोगों को इल्म हुआ कि आज़ादी कितनी बड़ी नेमत है। कैद एक दिन की एक सदी के बराबर होता है। उनकी आंखें यूँ थी जैसे कई साल खुशहाली के बाद हरियाली देखी हो। वो अपने आसपास देख रहे थे। छोटे बड़े मकान, सड़क, बर्फ, बिजली की खंबे के निक्कड़ पे कोई दुकान, ताज़ा सर्द हवा। वो दूर कहीं से फजर की आखिरी अजानें बुलंद हुई। रोजगढ़ के जाग गया था। उन 5 लोगों के लिए दहर का नया बाब खुल गया था। खारजी दरवाज़ा पार कुर्सिदा सड़क वाली गली में 5 लोगों ने शायद एक दूसरे को आखिरी बार देखा तो उनकी मुट्ठियाँ एक आखिरी बार वापस आपसी में टकराई। आंखें आखिरी बार मिली और फिर राहें जुदा हुई। दाएं बाएं और सीधे टुकड़ों में वो टुकड़ों की सूरत में अलग हो गए। खानदान बट गया था। बका की जंग शुरू हो चुकी थी। दुनिया की मोहब्बत में अंधे लोगों की सताइश के भूखे और मेंबर पे बैठकर बहतान बांधने वाले सच से आंखें चुराए इस इलाके की भूल भुलैयों में कहीं खो जाने वाले थे। आसमान से गिरती बर्फ ने उन्हें एहसास दिलाया कि वो आज़ाद थे। बिलाखिर आज़ाद, मगर क्या वो वाकई? 10 जनवरी सुबह 6:30 बजे भूल भुलैयों में वापस कदम रखा तो हर से बिखरी हुई थी। वो 3 दिन से इस जगह बेताज बादशाह थे। आज तक उनके हाथों से फिसल चुका था। हर कोई शॉक्ड था। हर कोई इस तजलील से शुर्क पड़ रहा था। मगर वो 2 लोग जिनके चेहरे अब नॉर्मल थे, वो 2 लोग जिनके चेहरों पे फिक्र का शायबा तक नहीं था। एक बहराम खान, दूसरा राहदारियों में जमे हुए कदम रखता हुआ जबल खान। उसके पैरों में गर्म जूते थे। बाल माथे पे गिरे हुए थे। हाँ, और शाल बाजू पे डाल रखी थी। शायद वो शोर सुनकर आया था और अभी तक शाल पहनने का वक्त ही नहीं मिला था। हर कोई उस दरवाजे के पार देख रहा था और जबल खान उनके कंधों के पीछे से उसे खुले हुए दरवाज़ों को वो मजम्मत के आखिरी निशान देख रहा था। तुम लोगों को किसी की नींद का ख्याल है कि नहीं? वो जमाई रोकते हुए बोला। वो रातों से सोया नहीं था। शॉल खोल कर कंधों पे डाली। उसे सर्दी लगने लगी थी। यार कौवा तैयार करो, सुबह सुबह दिमाग घूमा हुआ है। राहदारी में ही खड़े खड़े उसने हाँक लगाई थी। अंदाज ऐसा नॉर्मल था जिसकी हद नहीं थी। वो आगे आया, फिर हिंजिला को देखा। बेयकीनी से अभी तक बाहर देख रही थी। उसकी गर्दन से खून की नन्ही कितरे थी। जबल को एकदम फिक्र सी हुई थी। वो आगे आया, उसकी गर्दन पे 2 उंगलियां रखकर उसका चेहरा ऊपर उठाया। तुम्हें तो कट लग गया है, इसको पट्टी करो और कुछ लगाओ। वो भाग गए हैं। वो बड़बड़ाई, मेरी गर्दन पे पैर रखकर यहाँ से भाग गया है। वो सब इतनी आसानी से हमें बेवकूफ़ बनाकर चले गए हैं। उसने जबल को देखा और वो भाग गए हैं। लाला, उसकी आवाज़ में नमी तैश एक साथ घुल गया था। जबल ने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर हल्का सा दबाया। फिर बहराम खान को देखा। उसने बाद में सर हिलाया, हाथ सीने पे बांध रखा था, सर को खम दिया। वो अपने साथियों के साथ वहाँ से जा रहा था। वो आवाज़ें दे दे कर लोग इकट्ठे कर रहा था। जबल के जहन के पर्दे पे एक मुलाकात वाज़ेह हुई। कल रात 10 बजे के बाद कुर्सी पे बैठे जबल खान
के अकब में खड़े बहराम पे स्क्रीन की रोशनी पड़ रही थी। वो स्क्रीन पे चलते तहखाने का मंजर देख सकता था। अब ये लोग क्या करेंगे? मुझे लगता है ये लोग भागने वाले हैं। बहराम ने कयास लगाया। नहीं, सिर्फ लगता है, तुम्हें सिर्फ लगता है, यकीन है ये भागेंगे और यकीनन हम इनका ख्वाब तोड़ देंगे। मुझे ख्वाब नहीं, इनकी कमर तोड़नी है, पर बहुत पुरजोश हैं हमारे असीर। इन्हें लगता है कि वो सब कर सकते हैं, भाग सकते हैं, भागेंगे, दौड़ लगाएंगे। तभी तो इन्हें समझ आएगा कि रोज़गार रात ट्रैप है। यहाँ से कोई तब निकल सकता है जब हम चाहें। इनकी मजम्मत बुरी तरह मात में बदल जाएगी। वो पुरसुकून था। तो हम इन्हें अभी से बता देते हैं कि यहाँ से भागना कितना मुश्किल है। बहराम ने सहूलियत से हल निकाला। बातें तजुर्बों का मुकाबला नहीं करती बहराम खाना। उसने उसी के अंदाज में खान को खींच कर बोला, भागेंगे तो गिरेंगे, गिरेंगे तो हिम्मत टूटेगी, फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी, इरादे कमज़ोर हो जाएंगे, वो चीखेंगे, चिल्लाएंगे। ये एक लंबा प्रोसेस है। बहराम उकताया। इसलिए तो मैं बॉस हूँ, तुम नहीं। जबल के बात पे उसका चेहरा सुर्ख पड़ा था। वो हाथों से फैसला करने का आदी था। हाल सुबह 6 बजे। कुछ है जो बहराम खान जानता है और मैं नहीं। हिंजला की आंखों में कुछ था, कोई मांस जो टूट गया था। आप जानते हैं वो भाग गए हैं। आप जानते हैं ना, जानते थे ना। वो बेयकीनी से पीछे को हुई तो बेयकीनी बढ़ गई थी। आप मुझे ये बताना पसंद करेंगे कि आपने मुझे अंधेरे में क्यों रखा? उसकी आवाज़ बुलंद हुई। जबल का चेहरा अपनी इजली तासुर अंदाज में वापस आ चुके थे। बॉस मैं हूँ, तुम नहीं। बहराम नहीं। फैसला मैं लूँगा, बहराम नहीं। तुम्हें मुझसे सवाल करने का हक नहीं है। आपने मुझसे इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। जबल ने कराह कर आंखें बंद की। वो इस वक्त वजाहती मूड में नहीं था। उसका कौवा कहाँ है यार? आपने चाहे मुझे लड़कों की तरह पाला हो, चाहे मेरा बचपन गुड़ियों के साथ नहीं बल्कि बंदूकों के साथ गुजरा हो, लेकिन मैं तो वही लड़की हूँ ना। आपने तो मुझे इसलिए बताया ना, नहीं बताया ना। आप मुझसे झूठ बोलते रहे। लारा वो शाकी अंदाज में कह के पीछे हुई थी। और तुमने मुझसे सच कब कहा है? उसके लहजे में तरस सा तासुर आया। ये प्लान बनाते वक्त, उन चारों की तस्वीर स्क्रीन पर देखते वक्त तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम सादान को जानती हो? तुमने झूठ क्यों कहा? 3 साल पहले तुम्हें मोहब्बत में सिर्फ वो गिरफ्तार नहीं हुआ था, खिंजिला सांस ले सकी, वो पत्थर का मुजस्मा बन गई थी, आंखों के नुक्ते पे साकिन हुए थे। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि 3 सालों में तुम्हें कोई राइटिंग ब्लॉक नहीं था? तुम गिल्टी थी, तुम लफ्ज़ों से शर्मिंदा थी। मैं तुम्हें लड़कों की तरह पाला है, गलत है। मैंने तुम्हें मजबूत लड़कियों की तरह पाला है। तुम जज्बात के आगे हार गई। वो आगे आया। उसका चेहरा लट्ठे के मांझे सफ़ेद पड़ चुका था। उसे लात मार कर वो छोटा सा शीशा उसने छन कर उसी की गर्दन पे घुसा देना कोई बड़ी बात नहीं थी। छीन कर उसी की गर्दन में घुसा देना कोई बड़ी बात नहीं थी। क्या ये थी क्या? ये सवाल नहीं था, मगर उसका जवाब ना ही था। जज्बात दिमाग में तख्त खा जाते हैं। मैं अपने तख्त के आगे किसी किस्म के जज्बात बर्दाश्त नहीं करूँगा, तुम्हारे भी नहीं हुए। कई लम्हे गुफ्तगू की इसी कैफियत में रही। उसका चेहरा तारीकी पड़ गया था। कई लम्हे बाद वो बोली थी। उसकी आवाज़ हल्की थी। मुझे एक मौका चाहिए, मैं उसे वापस लाऊंगी, मैं उसे गर्दन से पकड़ के वापस लाऊंगी। मुझे एक मौका चाहिए। वो गोया गिड़गिड़ाई। जबल खान छत पर उसे तकता रहा, फिर आ गया। उसका हाथ पकड़ कर अपने हाथ में लिए। तुम एक बार फिर जज्बात से काम ले रही हो। पहले हमदर्दी, आप गुस्सा, इंतकाम। मेरे साथ चलो, आधा घंटा बैठ कर सोचो और फिर फैसला लो, ठीक है? उसने रुक कर पूछा। हिंजला की आंखें भर गई थी, मगर वो कुछ बोली नहीं। जबल खान अब यूं ही उसका हाथ थामे उसे राहदारियों से गुजरते हुए कहीं ले जा रहा था। वो एक साथ चलती जा रही थी। चाहे आधा घंटा गुजर जाए, चाहे आधी सदी, वो उसे वापस लाएंगी, ये तय था। वो उसके साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकता था? 10 जनवरी सुबह 9:30 बजे। बगैर किसी सीमत का तामीन के कहीं से निकल आना बेवकूफ़ी होती है। नीम अंधेरी गलियों में, अब घरों से निकलती रोशनियों में रोशनी डूब गई थी। बर्फबारी हुनूज रफ्तारी से हो रही थी। चलते चलते दोनों थक चुके थे। ये रास्ता नहीं था, ये बेख्तियार बतदरीज बढ़ती हुई सर्दी थी जो उनके जिस्म सुन किए देती थी। कहीं किसी घर के बाहर छुप तले जलती शमा उन्हें हसरत में मुब्तला कर देती। कैद सख्त थी, बेबस थी, मगर आज़ादी रूह खींच रही थी, कदम जमा रही थी। अगर मैं थोड़ी देर मजीद यूं ही चलता रहा तो मैं यहाँ जम जाऊँगा। हसन की लरसती आवाज़ पर जरकीब ने मुड़कर उसे देखा। वो वाकई काबिल तरस लगता था। उसके कपड़े और साल जरकीब के पैरों की तरह नहीं थे। अगर वहाँ से इस कैद खाने में पड़े रहते तो क्या मिल जाता? वो बचते हुए दांतों पर काबू पाते हुए बोली, सब तो मिल रहा था, खाना पीना, कम्बल, रजाई, तकिया, गद्दा। हाँ, बस हर 5 मिनट में पड़ने
वाली चमाट को भूल जाओ तो बाकी सब तो अच्छा था, और उस जबल खान के लफ्ज़ों का जहर भूल गए हो। या खुदा, मेरे घर में कोई मुझे ऐसी बात नहीं करता। उसका जिक्र आते ही उसकी ज़बान अंगारे चबाने लगी। हसन खामोश रहा तो वो चलते चलते रुकी। तुमसे कोई ऐसी बात कर सकता है? अपना घर अपना होता है। मेरी तो खैर रहने दो। मेरे बहनोई के मुँह से मेरे लिए फूल झड़ते हैं, और अगर उस बेमौसम झड़ने की बात बहन से करूं तो वो फ़ौरन गोपी बहू बनकर अपने शौहर का दफ़ा करती है। वो जबल खान कम से कम ताने तो नहीं देता। तुम्हारा बहनोई क्या बहुत ताने देता है? उसने सर झटक कर सड़क पे पड़ी एक लकड़ी उठा ली। हसन बेबसी से मुस्कुराई। ये उसकी लव लैंग्वेज है, लोगों को जज करना, उसकी बर्दाश्त आजमाना, वो आते जाते हमें ये जताना कि उसे खूबसूरत इंसान इस दुनिया में कोई ही नहीं, लहजा हम उसकी ताज़ीम करें। वो दोबारा चलने लगे तो जरकी भी चलने लगी। तो तुम करते हो ताज़ीम? मैं भी हसन सुल्तान में ताज़ीम करते भी ना करूँ। वाकई उसने हुंकारा भरा, फिर बड़ी मुश्किल से बर्फ़ पे पैर रखते हुए उसके साथ कदम उठाने लगी। होठ नीले पड़ गए थे। तुम्हारा बाजू ठीक है? ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? हो तो रहा है, लेकिन खैर है, बस यहाँ से निकल जाए। तुम्हें मेरी वजह से ये सब झेलना पड़ रहा है। अगर तुम सुल्तान के साथ होते तो शायद इतनी मुश्किलात ना होती। हसन ने गहरी सांस ली। मैं शक्ल से लगता हूँ, लेकिन इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ कि किसी के कहने पर कोई काम कर लूँगा। मैं यहाँ तुम्हारे साथ अपनी मर्ज़ी से आया हूँ। जरकीब जो अपना जवाबन खामोश रही। थोड़ी देर मज़ीद चलते रहने के बाद हसन वाकई हाँफ गया था। उसके बाजू में दर्द होने लगा था। क्या लगता है मज़ीद कितना चलना पड़ेगा? ये जगह तो ख़त्म ही नहीं हो रही है। कोई बस अड्डा, कोई दुकान, कुछ नहीं है। हसन ने पूछा। उस कमबख्त ने मेरा फ़ोन भी रख लिया है, वरना हम गूगल मैप ही देख लेते हैं। और सुनो मेरी बात, यहाँ अगर कोई पूछे हम कौन है तो ज़बान संभाल लेना और कहना कि हम टूरिस्ट हैं। अगर आदमी खूबसूरत हुआ तो मैं कहूँगा टूरिस्ट, लेकिन अगर दामाद बनने में मुझे कोई आर नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ गैर बिरादरी में रिश्तेदारियाँ नहीं करते। संजीदगी ठहरी हुई आवाज़ पे वो थम गया। जरकीब भी थम गई। थम जाने की वजह से वो आवाज़ नहीं थी, बल्कि उनकी कमर की छूती पिस्तौल थी। नाल थी। लहजे के 1000वें हिस्से में जरकीब के हाथ उसकी पुश्त से लगा चुका था। कोई उनके अकब में आया, उन्हें कुछ महसूस ना हुआ तो कोई आहट, कोई शोर, कोई सांस नहीं, कोई मजम्मत नहीं। रोज़गार की बर्फ़ हमारी वफादार है, हमारी आहट की खबर नहीं देती। मुस्कुराता दिल फरेब लहजा जरकीब को अपने कानों से लावा निकलता महसूस। जबल खान ने उसे नए सिरे से नफरत हुई थी। उसके हाथ में पुश्त पे बांधने चाहे तो जरकीब के हाथ में मौजूद पिस्तौल भी नजर आई। पिस्तौल मैं रख लेता हूँ, वज़नी है खातून, आपके हाथ थक जाएंगे। उसके हाथ से पिस्तौल लेकर जेब में उड़स ली। उसका साथी हसन के साथ बांध चुका था। हसन ने मजम्मत नहीं की थी। बर्फ़ के ज़र्रे आसमान से गिरते रहे। रोज़गार सफ़ेद चादर अपने सीने पे नाचता चला गया। जाल में फंस जाएं तो किसी की मसीहाई का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। वो दोनों जिस जगह मौजूद थे वो एक वसीअ सा पथरीला लंबे कद रकबे में फैला रास्ता था। अलबत्ता बर्फ़ ने पत्थरों को ढक दिया था। वो दोनों एतराफ़ में पहाड़ थे, और इस घर से भागकर वो दोनों अंधाधुंध भागते रहे। बर्फ़ में उनके बूट धंस जाते थे। वो सांस उथल पुथल होने लगता था, मगर वो रुके नहीं थे। वो दोनों एक बार फिर रुके नहीं थे। लेकिन ये रास्ता ख़त्म होने का नाम ही नहीं आता था। कई बार वो दोनों ठोकर खाकर गिरे थे, और अभी भी यहाँ हुआ था। ज़बर शहनवाज भागते भागते एक पत्थर से टकराया, मुंह के बल गिरा तो उसके घुटनों पे हथेलियाँ बुरी तरह सुन्न हो गए। शुद्ध शुक्र का रास्ता बर्फ़ से अड़ा पड़ा था, वो वरना उन्हें मज़ीद चोटें भी लग सकती थी। सादान उसके लिए रुक गया था, फिर घुटनों के बल बैठ के उसके पास बैठा। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। बर्फ़बारी में सूरज को ढांप रखा था। ऐसे में वो एक दूसरे के ज़ख्म तक नहीं देख सकते थे। ज़बर, बस थोड़ी देर और बस थोड़ी देर, मुझे लगता है कि हम यहाँ से निकल जाएंगे। वो उसके पास झुक कर बैठा, उसे उठाने की कोशिश कर रहा था। ज़बर गहरी सांस लेने लगा, साथ कर भी रहा था। उसके हाथ पैर बुरी तरह से अकड़ रहे थे। ये सर्दी है, उसके एहसास को सुल किए देती थी। मुझसे ये नहीं हो रहा है, लगता है हम मर जाएंगे। हम यहाँ से नहीं भाग सकते। साधारण वो कपकपाते लबों पे काबू पाते हुए मुश्किल बोल पाया था। तुम्हें हम हिम्मत करनी होगी, इस तरह गिव अप करने नहीं दूंगा। बस थोड़ी देर और बस थोड़ा रास्ता प्लीज़। ज़बर सादान ने सहारा देकर उसे उठाया। उसके हाथ पर खतरनाक हद तक ठंडे पड़ चुके थे। मुझे एक बार कोई मोबाइल फ़ोन मिल जाए तो फिर तुम देखना कि मैं क्या करता हूँ। आधा पाकिस्तान मुझे लेने आ जाएगा। उसने चलते चलते हथेली पे बंधा मुक्का मारा। फ़ोन चाहिए। आवाज़ मुधर हल्की थी। वो करंट खाकर अपनी दाएं बाएं तरफ देखने लगा। हिंजिला अहमद जाई उसके हम
कदम थी। हाँ, उसका चेहरा वाज़ेह नज़र नहीं आता था। सादान उसकी मौजूदगी पहचानने के लिए किसी किस्म की रोशनी का मोहताज नहीं था। तुम्हें भी चाहिए फ़ोन? कोई ज़बर के साथ आकर रुका तो उसने गर्दन तिरछी करके वो पूछा। बहराम का ही आदमी था। वो उनकी आंखों में मुस्कुरा रही थी, मगर हमारे दोनों किरदारों की जान हवा हो चुकी थी। वो दोनों अपनी अपनी जगह रुक गए थे और फिर उन्होंने अपने गिर्द लोगों का दायरा बनते देखा जिनके हाथों में बंदूकें थी और उनका रुख उनके सीने की जानिब था। वो हिंजिला ऐन उसके सामने आ रुकी थी। फ़ोन चाहिए सादान साहब? उसने मोबाइल फ़ोन सादान की तरफ बढ़ा। वो चंद पल उसे देखता रहा, फिर झपट कर मोबाइल अपने हाथों में लिया। उसका मोबाइल उसी का मोबाइल था। उसने जल्दी जल्दी पासवर्ड डाला और कॉन्टैक्ट लिस्ट में गया। IG DIG स्पेशल टास्क फोर्स नंबर, मुख्तलिफ ओहदे दरान, एंकर उसके अपने माँ बाप, लेकिन वो लाशौरी तौर पर हरफ ज़ेड तक गया और फिर थम गया। उसके साथ नहीं था, मगर वो भी उसी की तरह मुश्किल में था। ज़बर, हसन, ज़रकीफ, यही वो लोग थे जिन्हें वो बगैर झिझक कुछ कह सकता था, मगर अब वो क्या करे? उसने अपने बॉस को कॉल मिलानी चाहिए, मगर यहाँ लगा था कि उसे असल झटका। सिग्नल की जगह पे कुछ नहीं था, खाली नल, सन्नाटा। वो थम गया था। उसके अंदर तक खामोशी छा गई थी। उसे मालूम हुआ था रोजगढ़ एक रात ट्रैप है, यहाँ सिग्नल नहीं है। हमने ही बंद किए हैं। वो पुरसुकून अंदाज में बोली। हम ही ऑन कर सकते हैं, हम फिर बंद कर सकते हैं और फिर ऑन कर सकते हैं। किसी को कुछ भी मालूम नहीं होगा। रोजगढ़ से गुजरती हवाएं हमसे वफादार हैं। वो मुड़ी, अपने साथियों को देखा और फिर मजीद 2 कदम आगे होकर पिस्तौल सदान के गर्दन पे रखी। ठंडी नाल जब सदान के गर्दन से टकराई तो अपनी जगह जम गया था। एनीथिंग फॉर रॉयल्टी, धीमी आवाज में कहते हुए उसके आकब में खड़े होकर उसके घुटनों में लात मार दी। वो झुक गया, गिर गया। उसके साथियों ने ज़बर की गर्दन में पिस्तौल का दस्ता दे मारा। वो घुटनों के बल झुक गया था। वो दोनों पकड़े जा चुके थे और मौत उन्हें हर लम्हा अपने करीब आती महसूस हुई। तो मजम्मत कई बार मुकाबले जैसी होती है, या फिर उससे भी बुरी, क्योंकि जब मजम्मत के बाद कोई धन लिया जाए तो वह आसानी से छोड़ा नहीं जाता। ये कोई बाजार सा था। दोनों एतराफ़ में दुकानें थी। दुकानों के बाहर रखे स्टॉल्स जिनमें कपड़ा डाला हुआ था, स्टॉल जो चौकी छपे हुए थे, सो बर्फबारी से महफूज रहे। बर्फबारी की वजह से दुकानें अब तक नहीं खुली थी। वो और ओवरकोट की जेबों में हाथ डाले अपने तरफ में नजरें घुमाते हुए मोहताब वो उसे कदम उठा रहा था। वो एक चीज़ को स्कैन कर रहा था। उसके अंदाज में वाज़ेह था कि उसे यहाँ से भागने की कोई जल्दी नहीं है। कई बार वो स्टॉल्स के पास रुक जाता, कपड़ा हटाकर चीज़ें टटोल कर देखता, चूड़ियाँ, मेकअप और जूली, जूते। वो एक एक चीज़ को हाथ में उठाकर देखता, फिर आगे बढ़ जाता। ऊंचे कद और जख्मी चेहरे वाला आदमी वक्त गुजारी कर रहा था। ये रास्ता ढलानों से उतर कर नीचे की तरफ ले जाता था, यानी सुल्तान सिद्दर यहाँ आने से पहले बुलंदी पे था। उसके बाद वहाँ इस बाजार की तरफ आया था। पहाड़ों की बुलंदियों पे पहुंचकर उसने क्या किया था, ये राज कहानी पे उधार रहेगा, मगर यहाँ वो वक्त गुजार रहा था, सिर्फ और सिर्फ वक्त गुजारी। थोड़ी देर बाद उसने किसी आदमी को दुकान खोलते हुए देखा तो उसी की तरफ चला आया था। आदमी ने उसे देखकर मुस्कुराया। गांव देहात के लोग अपने मेहमान को पहचान लेते थे। सुल्तान उनके करीब आया तो उन्होंने उसे अंदर चलने की दावत डाली। थोड़ी देर बाद वो मोड़े पर बैठे थे, हाथ पे सब्ज चाय और प्लेट में मीठी डाली रखी थी। सुल्तान ने 3 प्याली खाली कर चुका था। वो बूढ़े की बात सुनकर फरफर पश्तों में जवाब दे रहा था। उसे इतनी अच्छी पश्तो आती थी। वो बूढ़ा उसे अपने साथ आए छोटे बच्चे के मुतालिक बता रहा था। सुल्तान मुस्कुरा कर सुनता रहा, फिर उसके पढ़ाई के मुतालिक कुछ मशवरे दिए। बूढ़ा मस्कूर हुआ। उसी पल बातों की आवाज़ में जीप की इंजन की आवाज़ भी शामिल हुई। चाय की खुशबू में गाड़ी की धुएं की बू शामिल हुई और पेट्रोल का ताज़ा महक भी। सुल्तान चाय के आखिरी घूंट भरे, मज़ीद चाय का इरादा तुर्क किया। उसे लेने वाले आ चुके थे, अब उसे जाना था। जीप दुकान के बाहर आ रुकी थी। सुल्तान अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ, बूढ़े से मुसाफिर के लिए हाथ मिलाया। उसके हाथ को चूम चुका था। यही अमल सुल्तान ने भी दोहराया था और जब पलट कर देखा तो बहराम उसके साथ 2 लोग भी थे। उनके हाथों में असला था। बाजार की सैर हो गई हो तो वापस चलें? हाँ बिल्कुल चलते हैं, यहाँ सर्दी है बहुत। वो मामूल के लहजे से बोला। बकौल ले आए हो? कहाँ थे? रोजगढ़ के हदूद में ना, बाकियों को ले आए। बहराम ने उसे कोई जवाब नहीं दिया था। वो खुद ही चलकर आगे आया, अजीब की पिछली निस्बत पे आकर बैठा। वापसी पे वो इससे हल्की फुल्की बातें करता रहा, बल्कि एक ढाबे की बाहर रुक कर उसने खस्ता
पराठा खाने की फरमाइश भी की थी, जिसे बगैर किसी हील के वजह के मान लिया गया था। कुछ था जो गैर मामूली था। हर थोड़ी थोड़ी देर बाद वो किसी न किसी शय इंसान सड़क के बारे में तबसरे में पेश करता रहा, यूं जैसे वो दोस्तों के साथ लॉन्ग ड्राइव पे निकला हो। और आखिर आधे घंटे की ड्राइव के बाद उसने जिंदान में वापस लाए गए। अब की बार उनकी रस्सियां सख्ती से बांधी गई थी। अब की बार उनके लिए किसी किस्म की नरमी का मुजाहरा नहीं किया जाने वाला था। अब की बार कोई रियायत नहीं, ये बात वो महसूस कर चुके थे। इस बार उनके चेहरे पर सख्ती थी। उन्हें तहखाने के बिस्तर में घुटनों के बल हाथ बांध कर बैठाया गया था। उन 5 लोगों के सामने इस वक्त जबल खान बैठा था, टांग पे टांग चढ़ाए, आंखों में शफाकी थी और होठों पे एक अजीब सी मुस्कुराहट। पहले बल्ब के नीचे उसका चेहरा मौत का चेहरा लगता था। उसकी सुनवाई आंखें शफाक लगती थी। वंस अगेन 3 दिन बाद उसने तहखाने में पहली बार सांसों के रुक जाने की आवाज़ सुनी थी। कुछ था जो होने वाला था। हिस्सा दोयम साजिश कॉन्स्पिरेसी। मौजूदा दिन एक दिन पहले 9 जनवरी वक्त रात के 3:30 बजे पुरसराह सी खामोशी हर ओर अपने पर फैलाए रखे थे। एक सियाह परजन की पार कोई रोशनी, कोई इजला किसी को छोड़कर भी नहीं गुजरता था। वो दूर पहाड़ों से भेड़ियों की आवाज़ें सारे गांव में गूंज रही थी। किसी दुकान के बाहर चलती जात रोशनियों में पुराने रक्श करते नजर आ रहे थे। बहती अप्सराओं का शोर रात के इस पहर खौफनाक सा तासुर देता था। ऐसे में तहखाने की मध्यम रोशनी में फर्श पर चित लेटे 5 लोगों के दरमियान किसी की आंख खुली थी। वो आंख के पिछले घुटनों से ही खुली थी। उसने अपने दाएं बाएं देखा। उसके दोस्त, उसका खानदान सो रहा था। वो पिछली दोनों रातों में इसी तरह सोए थे, मगर कोई एक था जिसने नींद नहीं आ सकी थी। वही जो इस वक्त अपनी रजाई उतार कर बाहर निकल रहा था। घुप अंधेरे के बायस उसके वजूद का ताकीन करना मुश्किल था। उसके कदम जैसे चाप पैदा करना जानते ही नहीं थे। उसने उठते हुए बाकी चारों लोगों के लिहाफ दुरुस्त किए, ज़रा से फासले पर बैठकर झुककर अपने पैरों में जूते डाले और अब वो वजूद तहखाने के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ रहा था। ये तो सस्पेंस है यार, कौन हो सकता है? मुझे भी जानने की दिलचस्पी बढ़ रही है। जहाँ कार कबाड़ था, फर्श के पास झुकते हुए उसने ज़रा सी कोशिश की। लकड़ी का तख्ता ऊपर उठाया, फिर एक मोहताज सी नज़र दूसरी तरफ सोए लोगों पर डाली। शुक्र उनमें से कोई जागा नहीं था। तख्ता उठ गया था। वो उसी तरह लकड़ी के 3 से 4 तख्ते उठाता चला गया था। ताज्जुब की बात यह थी कि उन तख्तों के पार एक अलग दुनिया थी, जहाँ जाने के लिए लोहे के चक्रदार जीने थे। वो वजूद अब जीनों पे पैर रखे नीचे उतर रहा था। उसके अंदाज में जैसे कोई उजलत नहीं थी, कोई नयापन नहीं था। वो उन रास्तों से वाकिफ था। एक हाथ जीनों की हमें मजबूती से कदम जमाते हुए नीचे उतर आया था। लकड़ी का फर्श, मगर एक जदीद सी दुनिया। दीवारों पे चारों की तरफ मुख्तलिफ हम की स्क्रीन्स लगी थी, जिनके आगे लंबी मेज़ थी और मेज़ के गिर्द सिर्फ एक कुर्सी थी। सिर्फ एक ये एजेंट की वर्क प्लेस थी, ये एजेंट की रियासत थी। वो उसने बांटना नहीं सीखा था। वो अजीब खौफत सी हुई होती थी उसे हिस्सेदारी से। दफ्तर इन स्याह हुई स्क्रीन पे ज़िंदगी की रमक दौड़ी। एजेंट कुर्सी पे बैठा मुख्तलिफ विडीज दबा रहा था। उस पुरस्कार सी खामोशी में वो बटन एक वाहिद आवाज़ थे। स्क्रीन पे कई मंजर रोशन हुए थे। 4 असीरों के घर, वर्क प्लेस और उनके इल्हाना के चेहरे सब मुतमईन थे। फिक्र की कोई बात नहीं थी। एजेंट को तसल्ली सी हुई थी। वो अब सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ हैशटैग्स सर्च कर रहा था। 4 असीरों के इल्हाना के अकाउंट्स बज़ाहिर सब ठीक था, परफेक्ट। अब वो किसी स्पीकर नामी शख्स के तरफ से आई ईमेल्स पढ़ रहा था। अब कि उसने बोर्ड पे कुछ बटन दबाए। दाएं की तरफ दीवार में इस स्क्रीन के दरमियान एक दरवाज़ा खुला था। वो यूँ जैसे स्क्रीन बीच से जुदा हो गई हो। कोई अगर पहली बार ये मंजर देखता तो यकीनन उसकी आंखें एक लम्हे के लिए साकी ज़रूर होती, मगर इस आदमी के लिए यहाँ कुछ भी नया नहीं था। वो दरवाजे की चौखट पे खड़ा था। वो वही जिसकी आंखें सुनवाई थी। वो जो अंधेरों में रोशनी था, जो वो इब्लीस की सी खुसलत रखता था, मगर कुछ था जो उसमें सर को मुकम्मल तौर पे उस पे हावी नहीं होने देता था। उस शॉल के पल्लू पे मिट्टी के दाग थे। एजेंट ने उन दागों के शिया सबाक से वाकिफ था, मगर उसने नज़रें मोड़ ली। ये काम उसे बखूबी आता था। जबल खान को उसकी इन्हीं नज़रों की बेनाई से रंज होता था। बैराम को समझाओ कि इसका हाथ बहुत चल रहा है। मैंने कहा था ना, चेहरे पे नहीं मानना है। वो कि बोर्ड पे बटन दबाते हुए कुछ खफकिस के आलम में कह रहा था, साथ अपने चेहरे को हल्का सा छुआ। थोड़ी पे जख्म सा था। और बाकी लड़के वो अपने बाप की दावत खाने
आए हैं या उनकी माँ का वलीमा है, क्या इतनी सुस्ती क्यों दिखा रहे हैं? मैं आपको पैगाम पहुंचा दूंगा। एजेंट जबल खान उसके अकब में खड़े होते हुए बोला। उसकी नज़रें अब स्क्रीन पे थी। जबल, तुम्हें जो जिम्मेदारी दी है उससे बिल्कुल बेफिक्र रहो। लेकिन बहराम, वो बहुत जल्द कुछ न कुछ करने वाला है, क्या तुम उसके लिए तैयार हो? बहराम क्या कर सकता है? जैसे जानना चाहता था कुछ भी जिनमें सरफराहस, बेवकूफ़ी भरी बगावत है। वो जल्दबाज है और मुझे यकीन है वो बहुत जल्द कुछ न कुछ करेगा। तुम तैयार रहने को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम उसके साथ होगे। सब्र का दामन नहीं छोड़ना जबल, याद रखना जो मैंने कहा है उसमें एक लफ्ज़ ज़्यादा करना न एक लफ्ज़ कम। स्क्रीन पर मुख्तलिफ नंबर चलने लगे थे। सब्ज़ सुर्ख रंग में लिखी सतूर उभर रही थी। जबल खान को आज तक उसका ये काम समझ नहीं आ सका था। एजेंट बेवक्त साथ स्क्रीन पे चलते हुए सतूर नंबर्स के नस्ब का पता लगा सकता था। उसने इस काम को अपनी ज़िंदगी का निस्फ हिस्सा दिया था। मुझे आपके दिमाग पे यकीन है। उसका लहजा मुद्दब था। उसकी आंखों में बेपनाह अकीदत थी। मुझे यकीन है आप जो करेंगे बेहतरीन होगा। एजेंट की उंगलियां बोर्ड पे एक लम्हे के लिए साकित हुई। चेहरे की रंगत बदल गई थी। गले की गिल्टी उबल कर मौदूम हुई थी। मुझे इतनी अकीदत ना दिखाया करो। वो नहीं हूँ जो तुम समझते हो। मैं आपको क्या समझता हूँ? फरिश्ता। उसके लबों से बेसाख्ता निकला। रोजगार के लिए फरिश्ता ही हैं आप, और बाकी दुनिया के लिए शैतानों से बड़ा शैतान। वो तल्खी से मुस्कुराए थे। वो दुनिया का क्या है? वो भला किसी से खुश हुई है कभी? आपके अपने लोग आपको शराहते हैं। रोजगढ़ के हर बच्चे को आपको जैसा बनना है। रोजगढ़ में अब कोई भी एजेंट नहीं बनेगा। वो दरस्ती से कह गया था। फिर अपनी जगह से उठकर ध्यान सामने आ खड़ा हुआ। स्क्रीन की रोशनी अब उनके ज़हने रुख पे पड़ रही थी। जबल उसकी आंखों में देख रहा था। वो आंखें अपनी थी अक्ष के जैसी मुत्तफ़िका। मेरे बाप ने जो गलत किया है उसे मैं फिक्स करना चाहता हूँ। वो हो जाएगा। लेकिन रोजगढ़ का कामयाबी नई राहें देखेंगी। हर बच्चा अपने स्कूल्स में पढ़ेगा। जब सब लोग उनके घर वापस मिलेंगे तो वो सब ठीक हो जाएगा। किसी को मेरी तरह धोखेबाज नहीं बनना पड़ेगा। कोई अपने दोस्तों से दगा नहीं करेगा। उसने जबल का हाथ अपने हाथ में ले लिया। वो लम्स जबल के लिए अकीदत का आला मुकाम था। रोजगढ़ में एक और टार्जन हॉर्स नहीं होगा। तुम उस अमर को यकीन बनाओगे। मैं तख्त से वफादारी निभाऊंगा। एजेंट के लबों को धीमी सी मुस्कुराहट ने छुआ था। उसने अपनी कुर्सी पर वापस संभाल ली थी। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पे एक बार फिर मुतहरिक थी। जबल चंद पल उस कुछ हिदायत लेता रहा। फिर जैसे स्क्रीन पे चलते नंबर्स से कोफा ज़्यादा हुआ। आपको ये नंबर्स बोरिंग नहीं लगते? मेरा तो दिमाग चकरा जाता है। कभी अपने शैतानी दिमाग को देखा है? मेरा भी दिमाग चकरा जाता है। ऐसे आइडियाज़ कहाँ से लाते हो तुम? आपके हल्के फुल्के अंदाज में कह रहा था। जबल मुस्कुराए। एक खुशांति से मुस्कुराहट। कैसे प्लान? सब तो आपने किया है। ओह प्लीज़। स्क्रीन के आगे बैठा वजूद हंस पड़ा था। ये डाज तुम रोजगढ़ के लोगों के लिए बचा कर रखो। मैं तुमको अच्छी तरह जानता हूँ। ये प्लान किसका था? 22 साल की उम्र में मैं तुम्हारे खुराफाती दिमाग में ये प्लान आया था और अब 4 साल बाद हम इस पे अमल कर रहे हैं। हमने इस प्लान को 4 साल दे दिए हैं। लेकिन इन 4 सालों में मुझे ये नहीं समझ में आया कि तुम अपने हिस्से के लिए क्रेडिट्स मुझे क्यों दिए। स्क्रीन पे अब नंबर्स नहीं थे। अब कुछ फोटोज़ थी जिन्हें वो रिप्लेस कर रहा था। दूसरी स्क्रीन पे कुछ ईमेल से लिख रहा था। एजेंट का दिमाग एक वक्त पे 4 काम करने का आदी था। मेरे पास सिर्फ एक प्लान था। आपने उसे निखारा। आपने अपने कॉन्टैक्ट्स इस्तेमाल किया। आपने 2 साल पे अपने प्लान पे मेहनत की। आपने एक ख्याल को, एक कहानी को शक्ल दिया। आज हम इस कहानी को अपनी ज़िंदगी की स्क्रीन पे चलते हुए देख रहे हैं। मैं सिर्फ ज़हीन हूँ और आपके लिए तो कोई मौजू लफ्ज़ तलाश करना नामुमकिन है। जबल खान एजेंट का मुकद्दर मजीद मक्तदर मुरीद था। क्रेडिट्स क्या चीज़ थे? अगर उसके पास में होता तो एजेंट के कहने पर अपने आंखें बंद किए आंखें कुएं में कूद जाता, क्योंकि एजेंट को बचाना आता था। वैसे तो जब तुम कहते हो ना कि मुझे एजेंट के प्लान पे यकीन है, तो मुझे उसके दिमाग पे यकीन है। मुझे बाकायदा हंसी आती है। उसने मेल भेज कर स्क्रीन बुझाई और अब वो मुख्तलिफ USB की जगह तब्दील कर रहा था। कुछ सिम कार्ड तोड़ रहा था। उसके हाथ बेहद मुतरिक थे। यानी उससे बेवकूफ़ी। बहराम और बाकी लोगों को ये नहीं पता था कि तुम अपने प्लान पे यकीन है। तुम्हें अपने दिमाग पे फ़ख्र है। क्या चीज़ हो यार तुम? वो जैसे उलझ कर उसे देखने लगा था। जबल मुखलिस था। मुस्कुरा दिया। खालिश सादा मुस्कुराहट। बहराम बेवकूफ़ नहीं है। साथ उसने एजेंट को टोका था।
बहुत जल्द वो तुम्हें गलत साबित करेगा जबल खाना। वो अब अपना काम कर चुका था। मेज़ खाली करके वो वापस पलट रहा था। अगर उसने ऐसा किया तो मैं एक बार फिर जज्बात पीछे छोड़कर फ़र्ज़ निभाऊंगा, और उसके काम में कितना अच्छा हूँ आपसे बेहतर कौन जान सकता है। उसके लहजे में कुछ था कि एजेंट की आंखों में तारीखी दराई थी। दिल शल सा हुआ था। उसके जज्बात साकिन होने की वाहिद शाहिद था। कुछ अच्छा खाना भेजो यार, हम हॉस्टेस हैं लेकिन इंसान भी तो है। दाल खा खा कर टेस्ट बदल ख़राब हो गए हैं। वो बात बदल कर अब सीढ़ियाँ चढ़ता वापस जा रहा था। जबल खान खामोशी से जाता देखता रहा। वो चला गया। रोशनी ख़त्म हो गई। अंधेरा छा गया। एजेंट ने जबल खान की ज़िंदगी में कई दफ़ा अंधेरा किया था। उसे हर दफ़ा मसाइलें जलानी पड़ती थी। मौजूदा दिन वंस अगेन या खैर रागले। जबल खान के लहजे के ठंडक उनकी रूह तक उतर रही थी। वो पकड़े जा चुके थे। अब कोई राह फरार नहीं थी बची थी। एक बार फिर पहले भी इसी तहखाने में आ चुके थे। उस रोज़ उनके वजूद में कुर्सियों पे थे, आज घुटनों के बल फर्श पे बैठे थे, हाथ पुश्त पे बंधे थे। आज शायद की आंखों में ढूंढने से कोई तरहम नहीं मिलता था। पहली बार वो तंदुरुस्त थे। आज उनके जिस्म फोड़े की तरह दुख रहे थे। पिछली बार वो मजबूत रहने के लिए हर हद तक जा सकते थे। आज हर हद खत्म हो चुकी। किसका प्लान था ये? जबल खान सुल्तान सिकंदर की आंखों में देखते हुए पूछ रहा था। अगर तुम मुझे बताओ ये किसका प्लान है तो मैं सिर्फ बागी को सजा दूंगा, वरना उसके बाकी चारों को देखा। उधर उसकी आंखों में कोई लाताल्लुकी सी थी। आज मुझसे रहम दिली की उम्मीद न रखना। मेरा प्लान था। सादान गर्दन उठाकर बोला। जबल ने उसे देखा, फिर हाथ के इशारे से उसे बहराम को आगे बुलाया और आगे आया। बेदर्द पे उसके सर पे चेहरे पे दीवानावार पिस्तौल का दस्ता मारा गया। खून की बूंदें उसके माथे पे बैठे जल्तान के चेहरे पे लगी। वो बेख्तियार कराया था, चीखा था। जरकीफ ने आंखें मीच ली थी। उस तहखाने में फिजाओं में बहुत कुछ बदल गया था। झूठ बोलने वालों के साथ यही होगा। जल्तान सिकंदर से सवाल कर रहा हूँ, मुझे जवाब भी उसी से चाहिए। उसकी आंखों में निगाहें हटाने को तैयार नहीं थी। जल्तान भी उसी ही देख रहा था, बेखौफी से, दिलेरी से। मेरा प्लान था, मुझे 1000 दफ़ा भी मौका मिला तो मैं यहाँ से भागूंगी। जरकीफ उसके चेहरे पे नज़र जमाते हुए बोली। हसन और ज़बर उसके बोलने से सख्त खौफज़दा हुए थे। होठ का एक कोना उठाकर अजीब से अंदाज में मुस्कुराया था। हाथ में ली हुई पिस्तौल को उंगलियों में घुमाया और उसे देखा। फिर पिस्तौल उसके माथे पे रखी थी। जरकीफ समेत उन 4 असीरों का हलक तक खुश हो गया था। उसने इतने दिनों में अगर किसी के साथ रहम का मामला किया था तो वो वही थी। सुना है आपको बहुत शौक़ है पिस्तौल अपने ऊपर तान लेने का। किसी ने आपको बताया नहीं? खातून, ये खिलौना नहीं है। वो ठंडी नाल उसके गले पे रख गया था। वो सांस भी न ले सकी। उसका सारा बदन कांपने लगा था। चलाऊं? बताओ आपको मेरा सब्र और मेरी शराफत आजमाने का नतीजा क्या होता है? गन हटाओ उससे। ज़बर नागवारी से बोला था। मेरा प्लान था, मैं लीडर था, मैं मास्टरमाइंड। सुल्तान सिकंदर सारे वक्त में पहली बार बोला था। जबल ने उसे नहीं देखा था, लेकिन बहराम और उसके साथी अब उसे बेदर्दी से उठाकर वहाँ से ले जा रहे थे। उनमें से एक ने उसे उठाकर तहखाने के कोने में फेंक दिया। जरकीफ को छोड़ दो, उसने कुछ नहीं किया। अपनी जगह से पड़े हुए जिसमें से तेज अलग उठ रही थी। तुम आखिर क्यों हमें जज कर रहे हो? क्या पूरे मुल्क के वाहिद हीरोज़ हम हैं? हसन बेबसी से चिल्लाया था। या खुदा, मैं जिस दिन बाहर निकला तो तुम सबको कोर्ट में घसीटूंगा। जब तुम यहाँ से निकलोगे तब बात करना। जबल अपनी जगह से उठता, पिस्तौल अब जरकीफ की गर्दन पे रखी, उसे उठ खड़े होने का इशारा किया। वो नहीं उठी। तब जबल ने पिस्तौल का दबाव उसकी गर्दन पे बढ़ाया। वो उसे आगे चलने का इशारा किया। वो उठी और सांसें रोके उसके साथ चलने लगी। जान का खौफ हर खौफ से बड़ा होता है। आज उसे यकीन आ गया था। यूं ही उसे गन पॉइंट पे उस तहखाने से ले गया था। वापस तहखाने में आओ तो ज़बर के सामने कुर्सी पे बहराम बैठा था। सादान, हसन और सुल्तान दूसरे कोने में थे और उन्हें बेदर्दी से मारा जा रहा था। आज उनका अंदाज बेहद बदला हुआ था। तुम लोगों ने बाहर निकल कर क्या किया है? कहाँ गए थे? कितनी देर किस जगह पे रुके थे? मुझे तफसील चाहिए। अगर तुमने कुछ भी छुपाने की कोशिश की तो ये तुम्हारा अपना नुकसान होगा। बहराम, उसकी आंखों में सुर्खी थी, लहजा सख्त। उससे किसी किस्म की रियायत की तवक्को इस वक्त नहीं की जा सकती थी। अगर तुम्हारे अंदर इतना ही जी गुर्दा है तो खुद मालूम कर लो। वो गर्दन अकड़ाए हुए था। बहराम की आंखों आज मुख्तलिफ थी। वो दहर मुझे अपने यहाँ से निकलने से यहाँ वापस आने तक की तफसील बताओ। आपकी ज़बर मुस्कुराया था। उसकी गहरी भूरी आंखें भी मुस्कुराई थी। इधर आओ तो बताता हूँ। उसने बहराम को झुकने का इशारा किया था। बहराम ने हल्की सी गर्दन उसकी तरफ झुकाई दी। इरादा तो मेरा यहाँ से भागने का ही था, मगर बीच रास्ते में तुम्हारा घर मिल गए। एक अच्छा वक्त गुजार कर आया हूँ। वो कहते हुए अजीब अंदाज में हंसने लगा। बहराम के लिए ये वारकारी साबित होना था, मगर वो पुरसुकून था। कुछ था जो इसमें बदल गया था। ये आखिरी बार है
तफसील से या फिर गोली? तुम्हारे घर की औरतें इतनी खूबसूरत होंगी मुझे अंदाज़ा नहीं था। वो फिर से हंसने लगा, मगर अगले ही लम्हे बहराम ने पिस्तौल की नाल उसके पैर पे रखी और आंखों में कुछ था, कोई इत्तेफाकी सी, कोई फैसला सा। अगले ही लम्हे उसने ट्रिगर दबा दिया। गोली उसके जूतों के फाड़ कर उसको पैर चीरते हुए गोश्त का एक एक हिस्सा उड़ाकर बाहर निकल गई। जबर शहनवाज को अपने दिमाग की तारीकी हिलती हुई महसूस हुई थी। वो पूरी कुव्वत से चिल्लाया था, गुर्राया था, गाली निकाली थी। उसे अपने पैर से जिस्म अलग होता महसूस हुआ था। तकलीफ थी, खून जैसे नाली से बनती जा रही थी। वो और दर्द से तड़प रहा था। हाकी और बल्ले से मार खाते हुए उसके बाकी साथियों को इदराक हुआ था। मामला इतना सीधा नहीं था जितना उन्हें लग रहा था। साजिश का धुआं हर ओर भर रहा था। असीरों को अपना दम घुटता हुआ महसूस हुआ था। वो फर्श पे पड़े मुंह से खून थूकते हुए जल्तान के लिए हर रास्ता बंद हो रहा था। सादान का जोर जोर तकलीफ से कराह रहा था। जल्तान सिकदर की आंखें बस उस ओर थी जहाँ से वो गई थी। जबर को यूं ही चीखते चिल्लाते हुए छोड़कर वह बाकी तीनों की तरफ बढ़ रहा था। आंखें हताशुर से खाली। तुम लोग में से कौन तफसील बताना चाहेगा? आपकी बार गोली पैर पे नहीं, सीधा घुटनों पे लगेगी। हाफ फ्राई पुलिस की टर्म से है हम, जिसमें मुजरिमीन के घुटने में गोली मार दी जाती है, जिससे वो ताउम्र के लिए माजूर हो जाता है। मैं बता रहा हूँ, जो पूछना है मुझसे पूछे। जल्तान ज़मीन पे हाथ रख के होते हुए उठा था। उसकी कनपट्टी से खून निकल रहा था, होंठ फट चुका था, आंखें के नीचे गहरा जख्म था। शहजादा वक्त अगियार की सल्तनत में आ गया था। अगियार भला कहाँ अच्छे साबित हुए थे। तुम ये मत करो, उनको मत मारो, उनका कोई कसूर नहीं है। तफसील सिर्फ और सिर्फ तफसील। बहराम उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, मुझे 15 मिनट का वक्त दो, मैं इन सबसे कुछ पूछ लूँगा और तुम्हें बता दूंगा। इन्हें मार कर तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। तुम गलत कर रहे हो। अंदाज सुलह जो था। बहराम आगे आया, उसके जबड़े को मुंह में दबोचा और पिस्तौल उसकी पिस्तौल पे रखी, पसलियों पे रखी। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ जो तुम्हारी माँ का कोई शनासा। जल्तान का चेहरा सुर्ख हुआ, कनपट्टी की रगें तक भड़कने लगी थी। उसके लिए मैं तुम्हारी बात मानने का पाबंद नहीं हूँ। उसके पेट पे लात मार कर वो पीछे हुआ था। जल्तान के मुंह पे जैसे खून का जायका घुलने लगा था, मगर वो करहा नहीं। वो बस जब्त किया, कड़ा जब्त। वो जानबूझकर उनका जब्त आजमा रहे थे। तफसील या फिर गोली? वो तहखाने के ऐन पंचों पे बैठकर कुर्सी पर आकर बैठा, पिस्तौल उंगलियों में घुमाते हुए उन सबको बारी बारी देखा था। हसन सुल्तान ने बामुश्किल आंखें खोली थी उसे देखा। फिर जल्तान को जो खून थूक रहा था, उसकी अगली नज़र जबर पे पड़ी थी, जो तकलीफ से बिलबिला ज़मीन पर खुद को घसीटते हुए उसके पास आने के लगा था। मजम्मत ख़त्म हो चुकी थी, साजिश शुरू। उसे कुछ करना था। मैंने एक मैसेज छोड़ा है अपने बहनोई के नाम पर। बहराम का दिमाग भग से उड़ा था। मैं जानता हूँ इस वक्त सिग्नल जाम थे, लेकिन मैं ही मोबाइल को सिग्नल मिलते ही मेरा मैसेज उसे मिल जाएगा और जो वो तुम्हारे साथ करेगा उसे याद रखोगे। क्या उमर हयात की एंट्री होगी इसमें? माशाल्लाह, अगर हो गई ना, कसम से मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा। वो जख्मी चेहरे वाला बैरिस्टर बंधे हुए हाथ लिए उसके सामने घुटनों के बल आकर बैठा। आंखों में तकान सी थी, चेहरे पे ललकारी, दिल में मुख्तलिफ खुलूस अंदाज में गालिबन साजिश। वो मुझे यहाँ से लेने आएगा और अब जो करना है करो। किसका मोबाइल था, कहाँ मिला था वो मोबाइल? बहराम ने उसके मुंह पे मुक्का दे मारा था और उसके बालों को अपने हाथों में की मुट्ठियों में जकड़ा। हसन पे खौफी से उसे देखता रहा। नहीं बताऊंगा, जो करना है करो, जिसे मारना है मारो, मुझे मारना चाहते हो मार दो। 16 सालों की उम्र से ये सब देख रहा हूँ। वो घुटनों के बल आगे हुआ था। लानत भेजता हूँ मैं तुम्हारे दिलाए खौफ पे, लानत भेजता हूँ मैं तुम पे, तुम्हारे रोजगार पे। कोई मदद नहीं करूँगा तुम्हारी, मैं थूकता हूँ तुम्हारे रोजगार पे। आखिरी लफ्ज़ बहराम खान के खून में तैश की लहर दौड़ी गई थी। वो अपनी जगह से उठा और पिस्तौल की उसकी बकाया गोलियां हसन सुल्तान के बाजू में उतार दी। 3 गोलियां और उसका बाजू वहीं। उसे लगा था कि ये जहन्नम है, ये जहन्नम ही थी। वो उसकी सज़ा बगैर किसी गुनाह के शुरू हुई थी। ये लम्हों का खेल था। हसन सुल्तान के जिस्म में जैसे चलती नाखें घुसा दी गई हों। वो तकलीफ से बिलबिला रहा था। उसकी चीखें पूरा तहखाना दहला देती थी। खून की एक नदी सी थी जो उसके जिस्म से निकलकर बहती जा रही थी। उसके साथी दीवाना वार उसकी तरफ बढ़े थे। बाप दहर ने खौफ के साए फैला दिए थे और उन 4 असीरों में से कोई भी सांस नहीं ले सका था। साजिश उनके सर कलम कर रही थी।